नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जलालुद्दीन खिलजी जो कि आपके खिलजी वंश के संस्थापक थे, उन्होंने खिलजी वंश की नींव डाली थी। लेकिन उनका जो शासन काल है केवल 6 सालों तक ही चला, यानी कि उनका जो शासन काल है 1290 से 1296 साल तक ही चला। जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे, और इन्हीं का दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और फिर वह गद्दी पे बैठा। तो आज हम वही पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी और उसके पूरे इतिहास को देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश में, जो कि आपका खिलजी वंश जो चला था वो आपका 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। ठीक है, हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी को भी पढ़ लिया। जलालुद्दीन खिलजी का वंश भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो केवल 1290 से स्टार्ट होता है और 1296 में जाकर के समाप्त हो जाता है। लेकिन आज और इसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। तो आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, जो खुद अपने ही चाचा और उनका ससुर भी रहता है जलालुद्दीन खिलजी। चूंकि जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से ही अलाउद्दीन खिलजी निगाह कर लेता है, शादी कर लेता है, जिसकी वजह से ये इसका क्या हो जाता है, ससुर भी हो जाता है, यानी कि फादर इन लॉ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी 1296 में, 1296 में। उसके बाद ये खुद गद्दी पर बैठता है और सत्ता को संभालता है और शासन करता है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। ठीक है, क्योंकि 1316 में ही क्या हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक एक करके हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, हम लोगों ने पढ़ा था जलालुद्दीन खिलजी ने अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली को करता है, लेकिन अला दिल्ली से दिल्ली को करता है। ठीक उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपना कैपिटल जो है वो दिल्ली में ही सिरी बोल करके एक जगह है, वहां पे इसने ये क्या करता है, अपना कैपिटल को बनाता है, अपनी राजधानी जो है वो सिरी को बनाता है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मॉन्यूमेंट्स में कि सिरी का किला किसने बनाया। ठीक है, सिरी फोर्ट किसने बनवाया, तो वो बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी था वो विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता यानी कि पूरे विश्व को वो जीतना चाहता था, सिकंदर के जैसा बनना चाहता था। विश्व विजेता बनना चाहता था और सिकंदर के जैसा भी बनना चाहता था, द ग्रेट अलेक्जेंडर की तरह। इसलिए अपने आप को इसने क्या किया था, एक उपाधि दिया था, एक टाइटल दिया था, और वो टाइटल है सिकंदरे सानी। सिकंदरे सानी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि सिकंदर सानी की उपाधि को किसने ग्रहण किया था, तो वह खुद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को एक उपाधि दिया था, सिकंदर सानी का। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि परमानेंट आर्मी रखने वाला व्यक्ति, जिसको वह नगद वेतन भी देता था। ठीक है, नगद वेतन, नगद वेतन यानी कि कैश मनी देता था। ठीक है, हर महीने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो परमानेंट आर्मी रखने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन कौन देता था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने अपना कैपिटल किसे बनाया था, तो सिरी को बनाया था। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सिरी का किला किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ये विश्व विजेता बनना चाहता था महान सिकंदर की तरह, इसलिए अपने आप को इसने क्या दिया था, उपाधि दिया था, जिसका नाम क्या था, सिकंदर सानी। इसने पहला जो युद्ध किया था वो 1298 ईस्वी में किया था, पहला जो अटैक किया था। और ये जो अटैक था वो गुजरात अटैक था। आप अच्छे से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गुजरात अटैक। किसी ने अलाउद्दीन खिलजी को कह दिया कि गुजरात गुजरात जो था उस समय दो हिस्सों में बटा हुआ था। अच्छे से समझिएगा। ठीक है, गुजरात जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक का नाम था आपका अहिल्यावाड़, अहिल्यावाड़, और एक का नाम था पाटन। ठीक है, और ये दोनों ही जगहों में अलग अलग राजकुमारियां रहती थी। अहिल्यावाड़ की जो राजकुमारी थी उनका आपका देवल रानी, और जो पाटन की जो राजकुमारी थी उनका नाम था कमला रानी। अच्छे से समझिएगा। किसी ने अलाउद्दीन खिलजी को कह दिया कि जो गुजरात में जो देवल रानी है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, और काफी ज्यादा खूबसूरत। ये अगर ये आपके पास नहीं है तो इसका मतलब कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इसका हवाला देते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, मुझे देवल रानी को अपने साथ रखना है, उस पर कब्जा करना है, उसको देवल रानी को अपने संग रखना है, इसलिए वो क्या करता है, गुजरात में अटैक कर देता है 1298 ईस्वी में। ठीक है,
गुजरात को अटैक करता है 1298 ईस्वी में। और अहिल्याबाड़ की उस समय राजकुमारी रहती है देवल रानी, और पाटन की राजकुमारी रहती है कमला रानी। हुआ कुछ ये था उस समय जब ये चलता है सिरी से, यानी कि दिल्ली से जब वो चलता है अटैक करने के लिए, जब चलता है गुजरात में, तो उस समय कमला रानी जो है वो गई होती है अहिल्याबाड़। वो सोचती है कि मैं जाती हूँ, बहुत दिन हो गया है। कमला रानी जो है, कमला रानी की बेटी ही है देवल रानी, ठीक है। कमला रानी की बेटी का नाम ही है देवल रानी, अच्छे से समझिएगा। यानी कि देवल रानी की जो माँ है वो कौन है? कमला रानी, ठीक है। कमला रानी की बेटी कौन है? देवल रानी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डॉटर ऑफ कमला रानी, ठीक है। और कमला रानी की जो बेटी है वो कौन है? डॉटर ऑफ कमला रानी है। और कमला रानी क्या है? मदर ऑफ देवल रानी। तो कमला रानी सोचती है कि बहुत काफी दिन हो गया अपनी बेटी से मैं मिली नहीं हूँ, तो चली जाती हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो ये पाटन से निकल पड़ती है अहिल्याबाड़ अपनी माँ, अपनी बेटी से मिलने के लिए, यानी कि देवल रानी से मिलने के लिए। और वही देवल रानी सोचती है कि मैं भी अपनी माँ से मिले हुए बहुत दिन हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ अपनी माँ से जाकर के मिल लेती हूँ। तो देवल रानी चली जाती है मिलने के लिए कमला रानी से, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी हमला करने जा रहा है गुजरात पे 1298 ईस्वी में। किसको प्राप्त करने के लिए? देवल रानी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि किसी ने कह दिया है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर आपके पास देवल रानी नहीं है, मतलब कि आपकी जितने भी आपने सत्ता को जो संभाला है आपके पास मतलब कुछ नहीं है, अगर उसको पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। किसी ने इस तरह से उसको क्या किया? भड़का दिया हुआ रहता है। तो ये सोच करके उसे देखने की खुशी में या फिर उसे प्राप्त करने की चाहत में वो अपने दिल्ली से निकलता है। और यहाँ पे कमला रानी चली जाती है देवल रानी से मिलने के लिए, और देवल रानी चली जाती है कमला रानी से मिलने के लिए। और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी जा रहा है अटैक करने के लिए गुजरात पे देवल रानी को प्राप्त करने के लिए। तो ये जैसे ही गुजरात अटैक करता है तो सोचता है, रास्ते में पाटन पड़ता है तो सोचता है कि क्यों ना पाटन पे ही पहले हमला किया जाए, फिर उसके बाद, क्योंकि गुजरात उस समय दो हिस्सों में बटा हुआ था, बात है 1298 की। तो जैसे वो पाटन जाता है, पाटन नहीं, वो अहिल्याबाड़ जाता है, वो अहिल्याबाड़ पहले पहुंचता है। तो अहिल्याबाड़ में देखता है कि यहाँ पे तो देवल रानी है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे पहुंची हुई रहती है कमला रानी। और देवल रानी और कमला रानी इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता हुआ रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह गुजरात पर अटैक करने वाला है, ठीक है। कोइंसिडेंट समझिए आप, ठीक है। तो कमला रानी अहिल्याबाड़ पहुंच गई है, और देवल रानी पाटन पहुंच गई है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहुंच गया है अहिल्याबाड़। अब अहिल्याबाड़ में तो देवल रानी है नहीं, तो वहां पे वो मिलती है कमला रानी। तो वो कमला रानी को जब देखता है, वहां पे जब वो जाता है तो देखता है कि वहां पे वो देवल रानी को नहीं पाता है। तो ऐसे में वो कमला रानी को पाता है। तो सोचता है कि जब माँ ही इतनी सुंदर है तो फिर बेटी का क्या काम है। तो वो क्या करता है, उसकी माँ से ही निगाह कर लेता है, और माँ को ही, यानी कि कमला रानी को, यानी कि देवल रानी की जो माँ रहती है कमला रानी, जो अहिल्याबाड़ पहुंची हुई रहती है, उसे ही वो क्या करता है, उठा करके अपने साथ लेकर के वापस सिरी पे चला जाता है, यानी कि दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है, ठीक है। और गुजरात को क्या करता है, पूरे गुजरात को अपना क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और गुजरात को फतह कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कहानी है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब इस प्रवृत्ति का था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और यही चीज हम लोग फिर देखते हैं 1302 में, जब वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, उस कहानी को भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरी कहानी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मैं बताता हूँ 1302 में जब वो अटैक करता है चित्तौड़गढ़ पे। वापस एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी का जो वंश है वो चलता है 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान रहता है, शमसुद्दीन कैमूर, उसकी हत्या करके वो खिलजी वंश की नींव डालता है। लेकिन ज्यादा समय तक वो अपने पद पर नहीं बना रहता है, केवल 6 वर्षों तक, क्योंकि उसका ही दामाद और उसका ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है अपने ही चाचा यानी कि अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है करमानिकपुर में। और अलाउद्दीन खिलजी फिर सत्ता को संभालता है। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक चलता है। 1296 में यह सबसे पहले क्या करता है, अपने कैपिटल को दिल्ली से हटा करके सीरी में कर लेता है, और वहीं पर वो क्या करता है, सीरी का किला बनवाता है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। ये विश्व विजेता बनना चाहता है, संपूर्ण भारत को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगह पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण विश्व में ये करना, अपना कब्जा और अपना दबदबा बनाना चाहता है सिकंदर की तरह। सिकंदर से काफी ज्यादा ये ओतप्रोत रहता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को उपाधि देता है सिकंदर सानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंट आर्मी अपने साथ जितने भी वो सैनिकों को रखा हुआ रहता है उन सबको वो नगद वेतन देता है, मंथली सैलरी देता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि परमानेंट आर्मी रखने वाला व्यक्ति कौन था दिल्ली सल्तनत में, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया।
गुजरात पे अटैक करता है 1298 में। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 1298 में अटैक करता है। गुजरात उस समय दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है, एक अहिल्याबाड़ और दूसरा पाटन। अहिल्याबाड़ की राजकुमारी रहती है देवल रानी, पाटन की राजकुमारी रहती है कमला रानी। कमला रानी की बेटी ही है देवल रानी और देवल रानी की माँ है कमला रानी। इधर से किसी ने कह दिया होता है कि बहुत सुंदर है देवल रानी, इसलिए वो क्या करता है गुजरात पे चला जाता है अटैक करने के लिए 1298 में, और बेटी के जगह माँ को ही क्या करता है उठा करके लेके चला जाता है और माँ से ही विवाह कर लेता है, ठीक है, और गुजरात को विजय प्राप्त करता है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का पहला अटैक, मतलब महत्वपूर्ण अटैक है 1298 में गुजरात अटैक। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे 1302 में जब वह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं। चित्तौड़गढ़ का भी किस्सा सेम ऐसे है, लेकिन उसे हम लोग कहानी की तरह देखेंगे, समझेंगे। मतलब ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं सन 1302 की, ठीक है। 1302 में ये अटैक करता है चित्तौड़गढ़ पर, अटैक करता है चित्तौड़गढ़ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चित्तौड़गढ़ पर जब ये अटैक करता है 1302 ईस्वी में, तो उस चित्तौड़गढ़ की जो दीवारें रहती हैं, उस समय राजा रहते हैं यहाँ के जो राजा रहते हैं, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ के उस समय वो राजकुमार रहते हैं, राजा रहते हैं, ठीक है। पूरे चित्तौड़गढ़ पर इन्हीं का कब्जा रहता है। तो अटैक जो करता है वो इतना ज्यादा मजबूत दीवार रहता है कि 6 महीनों तक कोशिश करता है उस दीवार को तोड़ने का, लेकिन वो दीवार नहीं टूटता है। अब सवाल ये उठता है कि चित्तौड़गढ़ पर इसने अटैक क्यों किया। तो आपको बता दें कि श्रीलंका के उस समय राजकुमार रहते हैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। श्रीलंका के जो राजकुमार रहते हैं, प्रिंस रहते हैं, उनका नाम रहता है गांधार सेन। गांधार सेन, जिनका कब्जा रहता है आपका सिंघल द्वीप पे। आपको किसी किसी एग्जाम में मिलेगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो वो सिंघला था, ठीक है। सिंघल द्वीप पे इनका कब्जा रहता है, ठीक है। इसी पर वो राज करते हैं। और श्रीलंका के जो राजा रहते हैं गांधार सेन, इन्हीं की पत्नी का नाम रहता है चंपावती। चंपावती, ठीक है। और इन्हीं की यानी कि चंपावती और गांधी, ये पति पत्नी हो गई दोनों, ठीक है। और इन्हीं की बेटी रहती है जिनका नाम रहता है पद्मिनी। पद्मिनी, बाद में यही इन्हीं का नाम और एक नाम रहता है पद्मावती। तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। वापस से रिपीट कर रहे हैं, 1302 में अटैक करता है चित्तौड़गढ़ पे। उस समय के चित्तौड़गढ़ के जो राजा रहते हैं, राजा रतन सिंह रहते हैं। कहानी है श्रीलंका में कि उस समय एक प्रिंस रहते हैं जिनका नाम रहता है गांधार सेन। सिंगल द्वीप पे उनका कब्जा रहता है, वहीं से वो शासन करते हैं। उन्हीं की पत्नी का नाम रहता है आपका, उनकी पत्नी का नाम रहता है आपका चंपावती, ठीक है, चंपावती। और उन्हीं की बेटी का नाम रहता है पद्मिनी या फिर पद्मावती। इसी पद्मावती से राजा रतन सिंह का विवाह हो जाता है। और राजा रतन सिंह के ही दरबार में एक दरबारी पुजारी रहता है, दरबारी पुजारी रहता है जिसका नाम रहता है राघव चेतन। राघव चेतन, चूंकि राघव चेतन जो है वो जादू टोना जानता था, ठीक है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो अथर्व वेद में किया गया है जादू टोना के बारे में। तो कुछ जादू टोना करता था राघव चेतन। इससे नाराज होकर के, इससे नाखुश होकर के राजा रतन सिंह क्या करते हैं, इसको अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं। और जैसे इसको अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं, तो ये भाग करके फिर चला जाता है किसके पास में, ये चला जाता है आपका जलालुद्दीन खिलजी के पास। जलालुद्दीन खिलजी के पास ये चला जाता है। फिर से वही कहानी, जो राघव चेतन रहता है ये जाकर के बोल देता है अलाउद्दीन खिलजी को कि अगर पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई सुंदर है तो वो रानी पद्मावती है। इनसे सुंदर और इनसे नायाब, इनसे सुंदर दिखने वाली पूरे विश्व सुंदरी पूरे पृथ्वी लोक पर नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं होना मतलब कि आपके शरीर का एक अंग का ना होना, मतलब कि आप ऐसा कि आप इनके बिना अधूरे हैं, ठीक है। अगर इस पर अगर आप कब्जा कर लेते तो पूरा चित्तौड़गढ़ आप पर कब्जा हो सकता है। इसी चीज को पाने के लिए, रानी पद्मावती को पाने के लिए, जिस तरह से वह काम किया था गुजरात अटैक देवल रानी को पाने के लिए, पर देवल रानी से विवाह नहीं होता है, वो क्या करता है उन्हीं उसी की माँ कमला रानी से वो विवाह कर लेता है, उसी को अगवा करके लेके चला जाता है। सेम किस्सा यहाँ पे भी होता है, राघव चेतन चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी फिर क्या करता है 1302 में अटैक कर देता है चित्तौड़गढ़ पे। तो ये आप पूरा कहानी समझे होंगे। अटैक करने के बाद जो जितनी भी सत्ता में चित्त अटैक तो कर लेता है किसी तरह से, 6 महीने तक दीवारें नहीं टूटती, फिर संधियां होती है, फिर संधि होने के बाद फिर वो छल से क्या करता है राजा रतन सिंह को मार देता है, फिर रानी पद्मावती को पाने के लिए वो वापस से क्या करता है अटैक कर देता है। ठीक है, फिर वो पूरी पूरे पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर देता है। तो उस समय रानी पद्मावती को वो पा तो नहीं पाता है, लेकिन पाता तो नहीं है, लेकिन वो क्या कर लेती है जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है जौहर। तो 3 टर्म है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक है आपका जौहर करना, एक है आपका सलेखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है आपका सत्य प्रथा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। जौहर जो होता है वो फोर्सफुली नहीं होता है, जिस तरह से सती प्रथा में अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी उस आग में जलना होता था, अगर वो नहीं भी जलना चाहती थी फिर भी उसे जला दिया जाता था। तो सती प्रथा में क्या होता था, ये फोर्सफुल होता था। ठीक है, जबरदस्ती शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, फोर्सफुल होता था, फोर्सफुल शरीर का त्याग। ठीक है, शरीर का त्याग। ठीक है, लेकिन जो जौहर ये फोर्सफुली नहीं होता था, इसमें जो शरीर का त्याग स्व इच्छा से होता था, यानी कि अपनी इच्छा से वो क्या करती थी आग में अपने आप को समर्पित कर देती थी। तो उस समय जितनी भी चित्तौड़गढ़ की जितनी भी रानियां थी, रानी पद्मावती के साथ और भी जितनी भी महिलाएं थी, सभी लोग क्या करते हैं एक बड़े से कुंड में आग को जला करके अपने पूरे शरीर को क्या करते हैं उसमें समर्पित कर देते हैं। तो वो हो गया जौहर, यानी कि स्व इच्छा से आग आग में अपने आप को समर्पित कर देना, शरीर का त्याग कर देना, वह है जौहर। सती प्रथा क्या है, फोर्सफुली शरीर का त्याग, आप मरना नहीं चाहते हैं फिर भी आपको जबरदस्ती क्या करना पड़ रहा है, उस आग में जलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपके पति की मृत्यु हो गई है। तो ये फोर्सफुली होता था, लेकिन जौहर फोर्सफुली नहीं था। और सलेखना क्या होता था, सलेखना जैन मुनि करते थे, मुनि द्वारा किया जाता था। इसमें क्या होता था सलेखना में अन्न जल इन सभी का त्याग हो जाता था और त्याग कर देना पड़ता था और अपने शरीर को छोड़ देना पड़ता था, यानी कि भूख से अन्न से प्यास के कारण आपका शरीर बेहाल हो जाता था। ठीक है, और मतलब आपको अन्न जल ग्रहण कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, और इस तरह से शरीर का त्याग को सलेखना कहा गया। तो उम्मीद करता है जौहर सलेखना सती प्रथा ये तीनों आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये जो कहानी है 1302, ठीक है, 1302 में जो अटैक करता है चित्तौड़गढ़ पे, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और 1316 ईस्वी में 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसी समय एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एग्जाम में कि चित्तौड़गढ़ का उस समय जो सेनापति होता है वो कौन होता है। तो सेनापति 2 लोग होते हैं, एक रहते हैं गोरा और एक बादल। गोरा और बादल सिंह, गोरा सिंह और बादल सिंह, ये दोनों सेनापति रहते हैं उस समय चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, तो दरबारी पुजारी का नाम क्या रहता है, राघव चेतन। चित्तौड़गढ़ में ये भाग के चला जाता है किसके पास, फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास, और फिर से वो अटैक करता है। तो वो सारी जो रहती हैं चित्तौड़गढ़ की जितनी भी महिलाएं वो सारी जौहर कर लेती हैं। आप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज और यहाँ पे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला व्यक्ति था, यानी कि 1/2 50% सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था। तो अगर कोई तो दिल्ली सल्तनत में तो वो कौन था आपका, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2 अटैक है आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे, एक गुजरात अटैक और दूसरा था आपका चित्तौड़गढ़ का अटैक। अगला है आपका मॉन्यूमेंट, यानी कि क्या क्या बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका निर्माण कार्य क्या क्या था, मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स में पहला जैसे कि मैंने बता दिया कि ये सीरी का किला बनवाया था। ठीक है, सीरी का किला बनवाया था, सीरी फोर्ट बनवाया था। अलाई दरवाजा भी इसी ने बनवाया था, अलाई दरवाजा। हौजे खास का निर्माण भी इसने करवाया था, हौज ए खास। और चौथा बनवाया था इसने जैमत खाना मस्जिद, जैमत खाना मॉस्क्यू।
यानी कि जहमत खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। ठीक है, और ये जो चारों है ना, ये चारों साउथ दिल्ली में है वर्तमान में। ये चारों का निर्माण इसने कहाँ करवाया था? साउथ दिल्ली में, यानी कि दक्षिण दिल्ली में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। एक पॉइंट और है अलाउद्दीन खिलजी से कि इसने एक मलिक कफूर नाम का एक गुलाम को ये खरीदा था। ठीक है, मलिक कफूर, मलिक कफूर। अब इसको कहाँ से खरीदा था? तो अहिल्यावाड़ से खरीदा था। अहिल्यावाड़, अहिल्यावाड़ का जो बाजार है वहां से इसको खरीदा था। ठीक है, मलिक कफूर जो कि काफी ज्यादा वफादार रहता है अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है, तो 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है मलिक कफूर। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ से खरीदा था? अहिल्यावाड़ के बाजार से खरीदा था। कितने रुपए में? 1000 दिनार में। यही वजह है कि मलिक कफूर को क्या बोला जाता है? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि पूरे साउथ इंडिया पर, यानी कि पूरे दक्षिण भारत पर इसने क्या किया था? पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, केवल एक हुक्म के कहने से। पूरे साउथ इंडिया पे मतलब इतना ज्यादा वफादार था कि अलाउद्दीन खिलजी को केवल हुक्म देना है और ये सारा काम को क्या करता था? कर देता था। ठीक है, तो साउथ इंडिया पे पूरी तरह से कब्जा करने, मतलब पूरा कब्जा करने का जो श्रेय है उसको पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी को, उस सत्ता को संभालने या फिर सत्ता को मिलाने या फिर सत्ता को देने में जो सबसे बड़ा जो हस्तक्षेप है वो किसका है? मलिक कफूर का है। ठीक है, जो अहिल्यावाड़ के बाजार से अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, और पूरे साउथ इंडिया पे उसने क्या किया था? पूरा कब्जा करके रखा था। तो ये था आपका पूरा अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास, जो कि जलालुद्दीन खिलजी से स्टार्ट होता है। जलालुद्दीन खिलजी का जो वंश है वो आपका 1290 से स्टार्ट होता है, 1296 में समाप्त हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शुरू होता है और 1316 में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद लास्ट जो रूलर होता है खिलजी डायनेस्टी का, उसके बारे में पढ़ेंगे, वजीर खुसरो का। उसके बाद आपका जो पूरा जो खिलजी डायनेस्टी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। सिरी का किला, अलाई दरवाजा, हौजे खास और जहमत खाना मौसवी, यानी कि जहमत खाना मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और लास्ट एक पॉइंट है मलिक कफूर, अहिल्यावाड़ मार्केट से उसे खरीदा था 1000 दिनारी में। 1000 दिनार में, इसलिए उसको हजारी दिनार कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि पूरा अलाउद्दीन खिलजी और वो जो 2 अटैक मैंने कहा, 1298 में गुजरात अटैक और 1302 में चित्तौड़गढ़ का अटैक, वो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे उस सभी के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।